कहानी है वाणी और रिया की, दो बहनें जिनमें लगभग 3 साल की उम्र का फर्क था। एक दूसरे की जान। सब कहते कि एक दूसरे के बिना तो इनका खाना पीना कुछ नहीं होता। सरला और सुरेश की आंखों के दो तारे। उनकी यात्राएं सास से सुनने के बाद भी सरला ने लड़के के लिए और प्रयास नहीं किए। वो अपनी दोनों बच्चियों से खुश थे। इतना अमीरी में डूबा परिवार तो नहीं था और किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। सरला की सास अभी जीवित थी। ससुर का पिछले साल हृदयघात में परलोक पलायन हो चुका था। सास थोड़े कट्टर स्वभाव की थी, जिसका सरला के स्वभाव पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता था। वो हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाती। सरला को लगता कि बाबूजी के जाने के बाद माँ अकेली हो गई हैं। अब ऐसे में हम ही उनकी भावनाओं की कद्र कर सकते हैं। जो हुआ कुछ कह दिया, हम उनके बच्चे हैं। सास के मुंह से यही सुनने को मिलता, कलमुही है, एक पोता नहीं जना, मेरे वंश का नाश हो गया। ये 2 छोरियां ससुराल चली जाएंगी तो कोई तुम्हें पानी पिलाने वाला नहीं होगा। हाँ, मन में टीस करते थे ये शब्द, पर वो हंस के टाल देती थी। धीरे धीरे बेटियां यौवन की दहलीज की ओर कदम रख रही थीं। सरला और सुरेश के संस्कार उनमें कूट कूट कर भरे थे। एक दूसरे के लिए अपार प्रेम और हर परिस्थिति में एक दूसरे की मदद के लिए तैयार। अरे सरला, कुछ तैयारी करी है या नहीं? मेरी बेटी अपने बेटे के साथ आ रही है। जी अम्मा, सब हो गई। जीजी की पसंद का गाजर का हलवा बन गया, सब्जी तैयार है। जब आएंगी गरम गरम पूरियां उतार दूंगी। और मेरे लाल के लिए, उसे राजभोग पसंद है। सुरेश से कह दिया ना, लेता आए आते वक्त। जी अम्मा, कह दिया। सरला की ननद रेखा, जो उम्र में सरला से छोटी थी, पर माँ की कड़वी जुबान का असर अच्छे से उसके स्वभाव की व्याख्या करता था। उसका बेटा रोहित इकलौती संतान के नाम पर नानीवाड़ी में तांडव करता था। वो भी लगभग वाणी और रिया की हम उम्र का ही था, पर बचपना और लाड़ उसके स्वभाव के गुण थे। अक्सर सरला को ये ताना मिलता था, देख, मेरी बेटी ने कुल को रोशन किया और एक तू है कि मेरे बेटे को बेटे का सुख न दे सकी। मन ही मन जी दुखता था सरला का, पर क्या कर सकती थी। अरे भाभी, कहाँ हो? अरे जीजी आ गई। छोटी थी, फिर भी मान बड़ों जैसा लेती थी। इस बार तो तुम्हारे आंगन में खुशियों के समाचार लाई हूं। अरे जीजी, आप आई, क्या ये सबसे बड़ी खुशी नहीं? आओ बैठो, पानी पियो। अरे भाभी, ऐसी खुशखबरी लाई हूं कि पानी से काम नहीं चलेगा। जीजी, गाजर का हलवा तैयार है और रोहित, आपका राजभोग भी मामा जी पहले से ही ले आए हैं। अरे रेखा, अब तो रुक कर ही जाना तू, 2 दिन से ज्यादा रुकती ही नहीं। अरे माँ, क्या करूं, घर पर कोई नहीं होता तो इन्हें खाने की समस्या हो जाती है, पर इस बार 5-6 दिन तो रुकूंगी। पहले मेरी बात सुनो। अपनी वाणी और रिया के लिए शादी का एक अच्छा रिश्ता लाई हूँ। घर परिवार देखा हुआ है, मेरी जिठानी की जान पहचान का रिश्ता है। 2 बेटे हैं, हम उम्र ही हैं। दोनों एक ही घर में देवरानी जिठानी बनकर राज करेंगी। अच्छा कारोबार है। दोनों बेटे देखने में भी अच्छे हैं और मिलजुल कर अपने पिता का बिजनेस संभालते हैं। पर जीजी, एक ही घर में दोनों बहनें, क्या दोनों के बीच सामंजस्य हो पाएगा? बहन का रिश्ता अलग होता है, पर रिश्तों के नाम बदलते हैं तो रंग स्वभाव में भी चढ़ता है। अरे भाभी, दोनों बहनें हैं तो ससुराल में भी बहनें ही रहेंगी। आप क्यों उनके बीच ये रिश्तों के नाम ला रही हो? और आपको आपके संस्कारों पर भरोसा नहीं है क्या? सुनकर सरला खुश थी, पर एक चिंता जो खाई जा रही थी कि जब बहनें एक दूसरे की देवरानी और जिठानी के रूप में रूबरू होंगी तो ये बहनों का रिश्ता कहीं दब न जाए, क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती और सास बहुओं को एक होकर रहने ही नहीं देती। कोई न कोई मन मुटाव पैदा हो ही जाता है। तभी वहाँ वाणी और रिया आ जाते हैं। माँ, मुझे नहीं करनी शादी, अभी मुझे पढ़ लिख कर नौकरी करनी है, आप दीदी की शादी कर दो। अरे ये देखो, नौकरी करेगी, वाणी की दादी ने कहा। भला ससुराल में घर का चूल्हा चौका करेगी या नौकरी? भला परिवार ढूंढा है तेरी बुआ ने। एक ही घर में जाओगी, साथ रहोगी, एक दूसरे का साथ देना। तभी रिया ने कहा, क्या हम दोनों की शादी एक ही घर में? ये तो बहुत अच्छा है। मैं और वाणी
दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मेरी बेटियों को इस घर से भगाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। सरला खामोश थी। पता था उसकी एक नहीं चलने वाली। जहाँ उसकी सास ननद मिल जाए वहाँ तो ये भी चुप्पी धारण कर लेते हैं। पर एक बात उसने तय कर ली थी कि कोई भी फैसला हो और सोच समझ कर ही होगा, ताकि कल को पछताना नहीं पड़े। यहाँ सकारात्मक बात ये थी कि दोनों बहनें एक साथ जाने के लिए खुश थीं। तभी सुरेश ने कहा, मिल लेते हैं उनसे तो पता चले कैसे लोग हैं। सरला भी राजी थी। मिले बिना कोई निर्णय लेना भी बेकार है। कुछ समय बाद दोनों परिवारों का मिलन समय तय किया गया। मिलान का स्थान सुरेश का घर ही तय हुआ। सारी तैयारियां जोरों पर थीं। अरे सरला, दोनों बेटियों को ब्यूटी पार्लर भेज दे, थोड़ी सुंदर लगेंगी तो कम समय लगेगा उन्हें हामी भरने में। सरला ने वैसा ही किया। तरह तरह की मिठाइयों से घर महक रहा था। साफ सफाई भी अच्छे से करा दी गई थी। आज सुरेश जी ने छुट्टी ले ली थी। उन लोगों के आगमन का समय हो गया था। रेखा भी उन्हीं के साथ सम्मिलित थी। सुलेखा अपने दोनों बेटों और पति के साथ पधारी। बड़े ही विनम्रता से सरला और सुरेश ने उनका स्वागत किया। वाणी और रिया अपने कमरों में थीं। सरला ने दोनों लड़कों को देखा। दोनों बहुत ही बढ़िया थे। दोनों ने उन्हें चरण स्पर्श किए तो वो खुश हो गईं। आओ बेटा, ये हमारी सास हैं, दादी जी। उन्होंने दादी जी के भी चरण स्पर्श किए। अरे भाभी, वाणी और रिया को भी बुला लो। सभी को सम्मान के साथ बिठाया गया। थोड़ी देर में दोनों बेटियां भी आ गईं। दोनों ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। बहुत ही सुंदर लग रही थीं। जी, इनमें से बड़ी बेटी कौन सी है? जी, ये वाणी है, बड़ी बेटी, और ये रिया है, छोटी बेटी। ये मेरे बेटे, बड़ा बेटा राघव और छोटा बेटा राहुल। अरे बहन जी, हमें आपकी दोनों बेटियां पसंद हैं। आप निश्चिंत रहिए, जैसी ये यहाँ हैं वैसी ही ससुराल में रहेंगी। इन्हें कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी। ये सुनकर सरला के दिल को राहत मिली। बस समय सीमा तय कर दी गई। मुहूर्त के हिसाब से तारीख निकल गई और दोनों बेटियों की विदाई की घड़ी आ गई। मेरा आंगन तो सूना हो जाएगा। मेरी दोनों बेटियां एक साथ विदा हो जाएंगी। सरला की आंखों से छलकते आंसू सुरेश जी के कंधे भिगो रहे थे। अब ये घड़ी तो आनी ही थी। तुम खुश हो जाओ, हमारी बेटियां हमेशा साथ रहेंगी। विदा का मुहूर्त बीता जा रहा था। विदाई में माँ ने ये सीख दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर यह ध्यान रहे कि तुम एक ही कोख की संतान हो, एक ही रक्त है दोनों में। एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना, कभी अपनी माँ की सीख को दूषित न होने देना। दोनों बेटियां बहू बनकर सुलेखा जी की दहलीज पर स्वागत के लिए खड़ी थीं। सुलेखा जी के तो पैर जमीन पर नहीं थे। एक साथ दोनों बहुओं का मुंह देख लिया था। रस्में अपने तय मुहूर्त से चल रही थीं। दोनों बहनों को अपने घर का आंगन छोड़ने का दुख तो था, पर एक साथ होने की खुशी भी थी। रस्मों के बीच में अचानक से तेज आवाज में सुलेखा जी ने रूपा को आवाज लगाई। रूपा, कहाँ मर गई थी? एक बार बोलने पर सुनाई नहीं देता? क्या तेरे पीछे पीछे मैं भी भागती रहूं? ना अम्मा, माफ कर दो। उसके हाथ कांप रहे थे। इतनी तेज आवाज सुनकर तो वाणी भी सहम गई। वो पहले से सहमे स्वभाव की थी, पर रिया स्वभाव में तेज थी। पर अभी तक जो मधुर आवाज में बेटा बेटा करके बातें कर रही थी, उनका अचानक बदलता स्वभाव देखकर दोनों बहुएं हैरान थीं। जिस तरह सुलेखा जी ने आवाज लगाई, वाणी घबरा गई। घबराकर उसने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी फुसफुसाहट में रिया ने कहा, दीदी, ये सास है, माँ नहीं। और फिल्मों में नहीं देखा, सास ऐसी ही होती है। अपनी दादी को नहीं देखा, वो भी तो माँ की सास है। कितना चिल्लाती हैं उन पर। डरो मत। जब भी रिया वाणी को हिम्मत बंधाती तो वाणी सामान्य हो जाती थी। अरे रूपा, जा पूजा का थाल लेकर आ। मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई को आती होंगी। तुम दोनों बहुओं, बार बार नहीं कहूँगी, जो भी मुंह दिखाई करे पाँव छूना, नजरें नीची रखना। और न जाने कितनी हिदायतों के साथ मुंह दिखाई की रस्में शुरू हुई। दिन बीता, रात आई तो शरीर को थोड़ा आराम मिला। चलो दीदी,
अब तो कम से कम अपने कमरे में आराम कर सकेंगे। सुन रिया, जब मम्मी जी अपने यहाँ आईं तो कितना प्यार से सिर पर हाथ फेरा था। माँ पापा से भी वादा किया कि आप चिंता न करो, अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। पर आज तो उनकी आवाज़ सुनकर मैं डर ही गई। अरे दीदी, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तू बड़ी बेबाक है रिया, तुझे बड़ा पता है सास बहू का। अरे दीदी, सीरियल नहीं देखती क्या? किसी सीरियल में कोई सास कभी माँ जैसी होती है? बेचारी डरी सहमी बहू बस हाँ माँ जी करती रहती हैं। आप चिंता मत करो, अब पूरी जिंदगी यहीं रहना है तो चिंता क्या करनी। बस माँ से कुछ मत कहना, वो उदास हो जाएंगी। ठीक है, वैसे भी तू है ना मेरी माँ, अभी तक तू ही तो नसीहत देती आई है। वक्त बीत रहा था और दोनों बहनें अपनी समझदारी से एक दूसरे का साथ दे रही थीं। आज मौसी जी आ रही हैं तुम्हारी। बड़े ही लाड़ प्यार से उन्होंने इन दोनों बेटों को पाला। जब तक ये छोटे थे तो ज़्यादातर वहीं रहते थे। उनकी आव भगत में कोई कमी न रखना। तबीयत के चलते वो तुम लोगों की शादी में नहीं आई थीं। जी मम्मी जी, ये कहकर दोनों अपने कामों में लग गईं। मौसी जी की पसंद को ध्यान में रखते हुए सारे खाने की पूर्ति की गई। आओ जीजी आओ। जब मौसी जी आईं तो दोनों बहुओं ने कहे अनुसार पाँव छुए। आशीर्वाद के साथ मौसी जी ने दोनों को शगुन दिया। अरे राघव और राहुल, अब जिम्मेदारी लेना सीख लो, अब बेटों से पति बन गए हो। बातें होने के बाद बहुओं के द्वारा बनाए खाने की तारीफ मिली। बड़े ही मीठे बोल थे मौसी जी के। देख रिया, ये भी बेटा बेटा बोल रही हैं, क्या ये भी बाद में रंग दिखाएंगी? ये सुनकर रिया को हंसी आ गई। सुलेखा जी और उनकी बहन एक दूसरे से बहुत करीब हैं। ज़्यादातर अपने परिवार में एक दूसरे की सलाह ज़रूर लेती हैं। अरे सुलेखा, मैंने सुना तुम दोनों बहनों को एक ही घर से ले आई। पता है ना, शादी के बाद सास का रुतबा बस यहीं ख़त्म हो जाता है। और तू तो अपने लिए दोनों सगी बहनें ले आई। एक बार जो उनकी चल पड़ी तो पड़ी रहना एक कोने में। वैसे भी दोनों बहनें हैं, कल को कुछ ऊंच नीच हुई तो दोनों बहनें एक पलड़े में और तू एक पलड़े में। तेरी तो कोई बेटी भी नहीं जो तेरा साथ देने चली आए। ये बात सुनने को तो कान सुन रहे थे, पर असर दिल के किसी कोने में हो रहा था। अक्सर परिवारों में यही होता है, जहां अपना खुद का घर बर्बाद करने के लिए बाहर की सलाह ली जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। जी, मैंने तो इस तरह कभी सोचा ही नहीं। मैं तो सोच रही थी दोनों बहनें प्यार से रहेंगी, देवरानी जेठानी की तरह कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। और आप सही कह रही हैं, कहीं दोनों बहनें मिलकर मेरा ही पत्ता न काट दें। जहर तो घुल ही गया था, बस असर दिखना बाकी था। सुलेखा जी जुबान की कड़वी थीं, ये बात तो सिद्ध हो गई थी, पर मन पर किसी और की बातों का पर्दा डाल लेंगी, ये पता न था। अब हर एक बात जो उन्हें अच्छी लगती थी, दोनों बहुओं की अचानक उनमें खोट दिखने लगा। अपनी बहन की बातों में आकर अपने घर की सुख शांति की कीमत लगा ली थी सुलेखा जी ने। अरे, जीजी ने कहा था ये रिया तो बड़ी तेज है, पर बड़ी तो सीधी सी है, इसे ही अपने पलड़े में रखती हूँ। जाने किस जिद से हंसते खेलते घर की नींव हिलाने के लिए सुलेखा जी तैयार थीं। अरे राहुल, तुम बोल रहे थे ना कि कहीं घूमने जाना है, वो कहाँ का नाम लिया था तुमने? हाँ माँ, गोवा जाना था। तो ठीक है ना, तुम चारों एक साथ चले जाओ, एक साथ घूमना भी हो जाएगा और मस्ती भी। ये सुनकर रिया और वाणी खुश हो गईं। वैसे भी दोनों को हर जगह एक साथ जाने में मज़ा आता था। कुछ ऐसा ही स्वभाव राघव और राहुल का था। ठीक है माँ, मैं चारों की कल शाम की ही टिकट बुक करा लेता हूँ। ठीक है। रसोई में जब रिया और वाणी रात के खाने की तैयारी कर रही थीं, तो अचानक रिया ने कहा, दीदी, ये रोटियां मैं बना लेती हूँ, आप ये सब्जी बना लो ना, मैं फिर जल्दी से मेरी पैकिंग कर लूँगी, फिर आपकी भी मदद कर दूँगी। बाहर चौके में कान लगाए सुलेखा जी सब देख रही थीं। रिया थी भी चुलबुली, हमेशा की तरह अपनी बहन पर काम छोड़ जाया करती थी। वाणी हमेशा शिकायत करती थी माँ से, देखो ना माँ, ये अपने हिस्से का काम भी नहीं करती। अरे कर देना बिटिया, तेरी छोटी बहन है।
पर यहाँ माँ की तरह बातों को नज़रअंदाज करने वाला कोई न था। पीछे से आवाज़ आई, किसी को इतना भी अपने सीधे स्वभाव का फ़ायदा मत उठाने दो कि अपने हक का भी बोलना भूल जाओ। ठीक है तुम बहनें हो, वरना अलग अलग घर की होती तो अब तक मुंह फूलना शुरू हो जाता। वाणी ने सुलेखा की किसी बात का जवाब नहीं दिया, पर ये तो अंकुर थे जो अभी खाली ज़मीन में बोए जा रहे थे। पर वो ये भूल गई थी कि ये बगिया तो उनकी ही थी, उसमें फूल भी खिल सकते थे, तो कांटों की क्या ज़रूरत है। काम समेटकर वाणी रिया के कमरे में चली गई। देख, रिया बड़ी चंट है, पैकिंग शुरू कर दी मेरे बिना। अरे दीदी आओ, चिंता मत करो, मैं पूरी पैकिंग करूंगी आपकी। ये सुनकर वाणी खुश हो गई। कल शाम की टिकट है, कल सुबह हम शॉपिंग पर चलेंगे, जीन्स टॉप और शॉर्ट्स लेकर आएंगे। तू पागल है क्या? माँ जी को पता लगेगा तो? मतलब आप अपने हनीमून पर साड़ी पहनकर जाओगी? मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं तो राहुल जी को बोल चुकी हूँ कि मुझे कल शॉपिंग करनी है। ठीक है, मैं भी राघव जी से पूछ लेती हूँ। ये कहकर वाणी अपने कमरे में चली गई। कमरे में राघव वाणी का इंतज़ार कर रहा था। राघव जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या मैं गोवा में जीन्स टॉप ले सकती हूँ? अरे वाह, तुम पहनती हो तो ज़रूर लो, पर माँ जी को बुरा तो नहीं लगेगा? अब हमारे हनीमून में माँ कहाँ से आ गई? जो तुम्हें पहनना है वो पहनो। अगले दिन सुबह अचानक रिया ने कहा, जीजू आपने दीदी को जीन्स पहनने के लिए हाँ कहा कि नहीं? और रिया ये कहकर हंसने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, रिया बहू, ये क्या तरीका है अपने जेठ जी से बात करने का? माना वाणी तुम्हारी बहन है, पर जीजा जी का रिश्ता तुम अपने मायके में निभाना। यहाँ कायदे से रहो। यहाँ कोई ये नहीं कहेगा कि तुम वाणी की बहन हो। यही सब देखेंगे कि जिठानी देवरानी हो। इस लिहाज से ये तुम्हारे जेठ जी हैं। आती होठों की हंसी जैसे छिन गई। जिस खुले मन से रिया इन रिश्तों को अपना रही थी, उसे नहीं पता था कि यहाँ रिश्तों को नाम के कायदे में बांध दिया जाएगा। आज रिया का मन दुखा। वाणी को भी बहुत बुरा लगा। अचानक से शांति का माहौल बन गया। सुलेखा जी की बातें दिल को तोड़ देती थीं, पर वाणी का मरहम रिया के लिए काफ़ी था। तू क्यों सोच रही है इतना? क्या हो गया जो कह दिया कुछ? तू ही तो ज्ञान देती है कि सास ऐसी ही होती है। तू सीरियल नहीं देखती क्या? इन बातों को सुनकर रिया के चेहरे पर हंसी आ गई और वाणी ने रिया के आंसू पोंछे। दोनों बहनें जी जान से एक दूसरे की परवाह करती थीं। एक को परेशानी होती तो एक दवा बन जाती। देख, ये रोना धोना बंद कर, राहुल भैया आते ही होंगे। हमें बाहर जाकर जीन्स भी तो खरीदनी है। ये सुनकर रिया खुश हो गई। बचपना अभी गया नहीं था। एक माँ ताउम्र अपने बच्चों में बचपना जिंदा रखती है और ससुराल की दहलीज कहती है कि अपना बचपना अपने मायके में ही छोड़ कर आना। बड़ी खुशी खुशी चारों अपने हनीमून के लिए रवाना हो गए। देख रिया, तू तो कह रही थी कि भला साड़ी में भी कोई हनीमून पर जाता है। अब तू भी तो साड़ी पहनी है। आप मुझे नहीं जानती, बस अभी आती हूँ थोड़ी देर में। रिया पहले से ही एक जोड़ी कपड़े बैग में निकाल लाई थी, जो उसने वहां जाकर रेलवे स्टेशन पर बदल लिए। देखो, यहाँ कोई सास नहीं और कोई बहू नहीं। पर तुम्हारे जेठ जी तो हैं, राघव ने कहा। ये सुनकर चारों के चारों ठहाके मारकर हंसने लगे। अब जीजू, यहाँ आप बस जीजू ही बनकर रहिए, जेठ जी नहीं, वरना मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। अरे मैं तो तुम्हारी टांग खींच रहा था। अरे वाणी, तुमने रिया की तरह कपड़े बैग में नहीं रखे थे क्या? राघव ने पूछा। नहीं ना, इस पगली ने तो मुझे ये बताया ही नहीं। हाँ, सब मैं ही बताऊं, खुद भी कुछ कर लिया करो दीदी। रिया झट से बोल पड़ी। अब बैठी रहो ट्रेन में भी साड़ी में। आप तो अपने हनीमून पर साड़ी में ही जाओगी। वाणी ने रिया की तरफ मुंह बना दिया। ये छोटी मोटी नोकझोंक तो दोनों के बीच रोज की थी, क्योंकि रिया वाणी को तंग किए बिना नहीं रहती थी और वाणी बेचारी सीधी साधी अपना मन मार के रह जाती। तभी वाणी का फ़ोन बजा। चुप हो जाओ, मम्मी जी का फ़ोन है। राधे राधे मम्मी जी। राधे राधे। अरे वाणी बहू, तुम लोग अच्छे से बैठ गए ना ट्रेन में? कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? नहीं मम्मी जी, हम सब अच्छे से बैठ गए।
चलो बाल गोपाल की कृपा से अच्छे से जाना सब, और अच्छी खबर लाना। जी मम्मी जी। ये कहकर वाणी ने फ़ोन काट दिया। क्या कहा मम्मी जी ने? रिया ने पूछा। मुझसे अभी भी नाराज़ हैं क्या? नहीं पगली, वो तो कह रही थी कि अच्छे से जाना, फिर बोली कि अच्छी खबर लाना। कौन सी अच्छी खबर की बात कर रही थी? अरे दीदी, आपसे कह रही थी कि आप उन्हें जल्दी से दादी बना दो। ये सुनकर वाणी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तो सही कहा ना जीजू? राघव ने हामी में सर हिलाया। राहुल तो अपने फ़ोन में व्यस्त ही रहता था, पर रिया अपना एंजॉय पूरा करती थी। तभी वाणी ने रिया को अपनी ओर खींचा। अच्छा जी, मैं उन्हें दादी बनाऊं? तू बना दे, शादी तो दोनों की साथ ही हुई है। वाणी ने रिया से कहा। ना जी, मैं तो राहुल से कह चुकी हूँ कि 1 साल तक कोई बच्चा नहीं। मैं पहले अपनी जिंदगी तो जी लूं, वरना बच्चे होने के बाद तो उन्हीं में लगे रहो। वाह जी, खुद को तो अपनी जिंदगी जीनी है, और मेरी क्या दुश्मनी है जिंदगी से? अरे दीदी, आप बड़ी बहू हो तो आपसे सब पहले इच्छा करेंगे ही। आप परेशान क्यों हो रही हो? ये तो वैसे भी शादी के बाद सब पीछे पड़ ही जाते हैं। आप अपने हिसाब से प्लान करो ना। तू भी ना, बड़ी मैं हूं और तू बड़ी ज्ञानी बातें करती है। कहाँ से सीखती है ये सब? कुछ भी दीदी, आप सीरियल नहीं देखती क्या? यही तो होता है। मैंने तो दादी के साथ सीरियल देख देख कर खूब ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, और आप तो बस किताबों में ही उलझी रहती हो। देखो, क्या काम आ रही है किताब? रसोई के चूल्हे में काम आएगी। ये सोच सोच कर रिया बहुत परेशान होती थी। वो हमेशा से जॉब करना चाहती थी, पर यह भी जानती थी कि शादी के बाद ससुराल में बस रोटियां सेकनी हैं, अपनी किस्मत नहीं। तू क्यों दुखी होती है रिया? जाने दे, ये 4 दिन हम मस्त मज़े करेंगे। बहुत ही बढ़िया दिन बीत रहे थे, पर रिया को ये बात खटक रही थी कि मम्मी जी का एक बार भी फ़ोन उसके पास नहीं आया, और वाणी को हर बार फ़ोन कर रही थी वो। वजह बहुत छोटी थी, पर दिल में घर कर रही थी। क्या हुआ रिया? तुझे देखकर लग नहीं रहा कि तू यहाँ मज़े कर रही है। क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? दीदी, ऐसा कुछ नहीं, बस छोटी छोटी बातें कभी किसी दिल के कोने में रह जाती हैं। अब देखो ना, मम्मी जी ने एक बार भी मुझे आगे होकर फ़ोन नहीं किया, पर वो आपको लगातार फ़ोन कर रही हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो आप में और मुझ में अंतर कर रही हैं? पर हम दोनों ही तो सगी बहनें हैं और उनकी बहुएं हैं, फिर वो ये सब क्यों कर रही हैं? क्या मैंने सच में इतनी बड़ी गलती कर दी वो जीन्स वाली बात बोलकर? कितना अजीब होता है ना। मम्मी के पास तो हम कुछ भी बोल देते थे और वो प्यार से समझा देती थी, पर यहाँ बोलना भी तोल कर पड़ता है, कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। तू ही तो कहती है कि ये ससुराल है। अब जाने दे। देख, कल हम वापस जा रहे हैं घर, तो आज तो पूरा एंजॉय कर ले। ये बोलकर वाणी रिया की आंख में आई नमी को पहचान गई और उसका हाथ पकड़कर ले गई। घर लौटने के बाद भी ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती थीं जो उन दोनों के मन को दुखी कर जाती थीं। ऐसे ही एक दिन रिया को हलवा बनाने की फरमाइश की गई। अभी तक तो दोनों रसोई में एक साथ होते थे, तो रिया जो काम नहीं कर पाती थी वो झट से वाणी को बोल देती थी और बाहर आकर कह देती थी कि रिया ने बनाया। पर आज तो परीक्षा की घड़ी थी। वाणी को सुलेखा ने अपने पास बिठा रखा था। वो भी घबरा रही थी, जानती थी कि रिया को हलवा बनाना नहीं आता। वो तो बस वाहवाही लेने को तैयार रहती थी। हाथों की मुट्ठी बनाकर घबराहट के मारे रिया समझ नहीं पा रही थी कि हलवा कैसे बनाऊं। कितना बोला था दीदी ने, एक नज़र सीख ले मुझसे। कभी मैं साथ ना हुई तो? और आज वो घड़ी आ ही गई जब दीदी साथ नहीं है। घबराहट के मारे जैसे तैसे उसने हलवा बनाया। हलवे की जगह लपसी बन गई। जब उसने खाने के लिए परोसा तो वाणी के हाथ पैर कांप रहे थे। आज तो भांडा फूटने वाला था। अभी 4 दिन पहले रिया के हाथ के हलवे की सबने तारीफ की थी। बेशक वो हलवा वाणी ने बनाया था, पर नाम तो रिया का था। अब तो पोल खुल ही जाएगी। माँ जी ने हलवा चखा तो बड़े अजीब सा मुंह बनाया। ये क्या बनाई हो तुम? ये तुमने बनाया है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अभी पिछली बार तो मैं उंगली चाट चाट कर खा गई थी, और आज ये हलवा तो कोई खा ही नहीं सकता। कच्चा आटा,
स्वाद कैसा कर रहा है इसका। मन ही मन सुलेखा जी समझ गई थीं कि मेहनत वाणी की थी और रिया फ़ायदा उठा रही थी उनकी सोच के हिसाब से। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। सुबह का खाना रिया बनाएगी और शाम का वाणी। सब अपना अपना काम समय पर करेंगी, एक साथ नहीं। मुझे सब समझ आ रहा है। वाणी बहू, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? इतने सालों का तजुर्बा है, भाप लेती हूँ कि कौन क्या करता है। इस रिया बहू पर खाना बनाना नहीं आता, बस सारा टाइम तुम्हारे साथ रसोई में खड़े रहने का नाटक करती है। हाथ में मोबाइल रहता है सारे दिन। कब तक तुम बड़ी बहन होने का बोझ उठाओगी? तुम्हें तो बड़े ऐंठ से जिठानी बनना चाहिए और तुम इससे दबती रहती हो। ये सारी बातें रिया के सामने हो रही थीं। मन टुकड़े टुकड़े हो गया आज। वाणी और रिया के बीच खींची गई ये पहली लाइन थी जिसे पार करने से मना किया गया था। वाणी तो शुरू से ही सारे कामों में निपुण थी, बस सीधी सादी थी। पर रिया हमेशा वाणी और माँ की आड़ में बच्ची बनकर ही रही, पर यहाँ उसे बड़े होने का प्रमाण देना था। रिया दौड़कर अपने कमरे में चली गई। वाणी भी उसके पीछे पीछे भागी। वाणी ने पीछे से रिया को जकड़ लिया। रिया बहुत रोई आज। अरे चुप हो जा, बोला ना, सास तो ऐसी ही होती है। सीरियल नहीं देखती क्या? वाणी ने कहा। हाँ दीदी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आज बेइज्जती तो मेरी हुई। आपका क्या है, आप तो महान बन गई। वैसे भी आप तो उनकी पसंदीदा बहू हैं। ये बात तेरे मेरे बीच में कैसे आ गई रिया? सच कहते हैं लोग, बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से होए। ऐसा ही कुछ सुलेखा जी अपनी बगिया में कर रही थीं। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक नकारात्मक तस्वीर बन चुकी थी सुलेखा जी की रिया के सामने, पर वो गुस्सा अपनी बहन पर निकाल रही थी। देख रिया, माँ जी ने जो कुछ भी कहा वो उन्होंने कहा, तू मुझसे क्यों नाराज़ है? देख, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तू नाराज़ होती है। माँ क्या कहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, पर यह याद रखना कि तुम दोनों बहनें हो, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। दीदी, क्यों मम्मी जी मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? क्यों वो मुझे नहीं पसंद करती? मैं पहले के जैसे आप पर हक जताऊं, ये वो क्यों नहीं करने देती? वो क्यों आपको मेरी जिठानी बनाने पर तुली हैं? देख, थोड़े दिन की बात है। थोड़े दिन बाद हम मायके जाएंगे। कुछ समय के लिए सब भूल जाएंगे। वही तू और वही मैं खूब मस्ती करेंगे, खूब लड़ेंगे एक दूसरे से। कल मेरी माँ से बात हुई, वो 1-2 दिन में फ़ोन करने वाली हैं मम्मी जी से। ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला। अभी हालात रिया के लिए मुश्किल हो गए थे, क्योंकि अभी तक तो वाणी के साथ सफ़र अच्छा कट रहा था रसोई का, पर अब तो हुक्म मानना ही था। अब तो अकेले ही रसोई में एक वक्त का खाना बनाना था। अब सुबह के खाने की जिम्मेदारी रिया की थी। वाणी को सख्त हिदायत थी मदद के लिए ना जाए। मन दुख रहा था, मेरी ही बहन के साथ ऐसा हुआ, वो भी मेरे सामने। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो रिया लड़ जाती, बिना देखे कि सामने कौन है। बस इसी हिम्मत की तो कमी थी। जैसे तैसे काम हो रहा था, पर हर बार वाणी को वाहवाही मिलती और रिया को ताने। मन खट्टा हो गया था रिया का, और इसका असर होता उसकी ज़ुबान पर जब वो वाणी से बात करती। रिया और वाणी, परसों करवा चौथ है और ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है। सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा लेना और जो खाना है तभी खा लेना, फिर सारा दिन कुछ नहीं खाना। मेहंदी वाली को कल बुलाया है, मन से मेहंदी लगवाना, कोई कंजूसी नहीं। ये 2 साड़ियाँ हैं, आज ही ले लो। ये लाल वाली तुम्हारे लिए है वाणी और गुलाबी तुम्हारे लिए है रिया। शगुन की साड़ियाँ हैं, यही पहनना परसों। उन्हीं के सामने रिया और वाणी की माँ ने फ़ोन किया और करवा चौथ के बाद दोनों बेटियों को घर भेजने का अनुरोध किया। जी आप निश्चिंत रहिए, वाणी और रिया अपने मायके जब उनकी इच्छा हो तब जा सकती हैं। बड़ी ही प्यारी बेटियां हैं और वाणी तो बहुत समझदार है, बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। वैसे एक बात कहूँ सरला जी, रिया को भी वाणी के जैसे रसोई में निपुण कर देते तो अच्छा रहता। एक बेटी की तारीफ और एक बेटी की तुलना सुनकर मन बैठ गया। फिर भी यही कहा कि रिया छोटी थी तो थोड़ी लाड़ प्यार में ही रही, और वो मन की बहुत अच्छी है। मेरी दोनों बेटियां एक दूसरे की जान हैं।
आपसे विनती है, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, उन्हें नादान समझकर। अरे नहीं सरला जी, ऐसी कोई बात नहीं। अब ये इस घर की बहुएं हैं, मेरी बहुएं हैं। आप निश्चिंत रहिए, सब सीख जाएंगी। फ़ोन रखकर पलटी ही थी कि देखा रिया के हाथ में लाल साड़ी थी और वाणी के हाथ में गुलाबी साड़ी थी। अरे वाणी बहू, ये साड़ी तुम्हारे लिए थी और रिया के लिए गुलाबी। वो माँ जी, रिया को ये साड़ी पसंद आई तो मैंने ये उसे दे दी। हर बार अपना हक देती रही तो एक दिन खाली हाथ रह जाओगी। और रिया, तुम भी थोड़ा समझा करो, हर बार अपनी बहन से छीन लेती हो जो भी उसे मिलता है। क्या तुम्हें हम जो भी देते हैं पसंद नहीं आता? तुम ही तो बताती थी कि तुम्हें गुलाबी रंग पसंद है, तो मैं गुलाबी रंग ले आई थी तुम्हारे लिए। मुझसे गलती हो गई मम्मी जी। और वो लाल साड़ी वाणी को देकर अपने कमरे में चली गई। पर आज वाणी रिया के पीछे नहीं आई। आज उसने कमरे में जाकर रिया से ये नहीं कहा कि सीरियल नहीं देखती क्या। आज उसने उसकी ज़िद पूरी नहीं की। शायद जो बीज बोया गया था उसकी नवजात जड़ें निकलने लगी थीं। आज रिया इंतज़ार करते करते सो गई, पर वाणी नहीं आई। अगले दिन जब दोनों नीचे आईं तो पता नहीं कैसी कसक थी दोनों के बीच। वो चमक जो रोज़ एक दूसरे को देखकर महसूस करती थीं, आज नहीं थी। आज कल की कोई बात का जिक्र नहीं हुआ। काम का जायज़ा ख़त्म हुआ तो मेहंदी वाली आ गई। अच्छे से मेहंदी लगवाना। रिया सोच में डूब गई। पहले जब मायके में मेहंदी लगाने वाली आती थी तो कैसे मैं और दीदी उससे लड़ने लग जाते थे। तूने दीदी की ज़्यादा अच्छी लगाई है, मेरी नहीं। और सब हमारे मज़े लेते थे। माँ तो ये भी कहती थी कि अब से दोनों की डिज़ाइन एक ही जैसी लगाना ताकि लड़ाई न हो। आज दो मेहंदी वाली आई थीं। चुपचाप सन्नाटे के साथ एक सोफ़ा मेरा था और एक दीदी का। किसको कौन सी मेहंदी लगानी है वो भी हमें अलग अलग किताब से पढ़ना था। शाम तक दोनों के हाथों में मेहंदी लग गई थी और फिर दोनों अपने अपने कमरे में चली गईं। अगले दिन करवा चौथ का व्रत खत्म हुआ और फिर हम रवाना हुए माँ के घर अपने पिता के साथ। अब उम्मीद थी कि एक दूसरे के साथ मन के सारे गिले शिकवे दूर होंगे। इतने दिन माँ से दूर रहे। रिया तो सरला से चिपक ही गई थी और फूट फूट के रो रही थी, जैसे बॉर्डर पर जंग जीत कर आई हो अपने आशियाने में वापस। माँ ने दोनों के पसंद का खाना बना के रखा था। माँ, इस बार रिया को कम से कम खाना बनाना सिखा देना ताकि वहाँ मेरी नाक न कटे। अब हर बार तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती। हाँ दीदी, मेरा साथ कौन देगा? आपकी प्यारी सासू माँ तो आपके साथ हरदम खड़ी होती हैं। बहुत तारीफ़ें बटोर ली आपने। हाँ तो थोड़ा तो तुझे भी लिहाज रखना चाहिए था। यहाँ हम कैसे भी रह लें, पर वो ससुराल है। यहाँ माँ हर वक्त तैयार होती हैं हर गलती माफ़ करने को। वहाँ गलतियों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। माँ सामने थी, जो देख रही थी। आज उसकी दोनों बेटियां नहीं, देवरानी जिठानी खड़ी थी जो बहस कर रही थीं। इसी बात का डर था। जब ये शादी का रिश्ता आया था, अब मन घबरा रहा था कि कहीं ये छोटी छोटी बातें कहीं बड़े झगड़ों की वजह न बन जाएं। मायके में थोड़े दिन बीते तो गिले शिकवे मिटने लगे। वही रिया और वाणी की अनकही बातें, वो रात रात भर जागकर एक दूसरे के साथ योजना बनाना शुरू हुआ। सुबह सुबह राघव का फ़ोन वाणी को आया। वाणी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है बोलते हुए, पर क्या तुम घर आ सकती हो? माँ का पैर मुड़ गया, मोच आ गई है, वो तुम्हें याद कर रही हैं। अरे क्या हुआ माँ जी को अचानक? ये भी कोई बुरा लगने की बात है। मैं आ जाऊंगी। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। रिया और सरला सामने ही थीं। रिया को ये बात बुरी लगी कि ऐसे वक्त में माँ ने मुझे साथ आने को नहीं कहा। क्या उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं? माँ, मैं बाद में आ जाऊंगी मिलने। माँ जी का पैर मुड़ गया है। हाँ बेटा, तुम्हारी वहाँ जिम्मेदारी ज़रूरी है। मैं तैयारी कर देती हूँ। रिया मुरझाई सी खड़ी थी। अरे रिया, तू भी चली जा साथ, वहाँ तेरी भी ज़रूरत होगी। माँ, मेरी ज़रूरत होती तो मुझे मम्मी जी ने साथ आने को कहा होता, पर उन्होंने बस दीदी को बुलाया है। अभी वक्त नहीं था बहस या समझाने का, तो सरला ने कुछ नहीं कहा। वाणी चली गई ससुराल। इधर रिया खुश तो थी, पर मन में छोटी छोटी बातों को जमा कर रही थी। उधर सुलेखा जी को पूरा समय मिला वाणी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का
एक दिन अचानक रिया बेहोश हो गई। अरे रिया, क्या हुआ? सब ठीक है ना? रिया के पापा उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। क्या हो गया? कहीं ज़्यादा मानसिक तनाव तो नहीं ले बैठी? मुझे तो घबराहट हो रही है। घबराओ मत सरला, हो सकता है कुछ खाया पिया नहीं हो। थोड़ी देर में डॉक्टर वहाँ आई। डॉक्टर, क्या बात है? सब ठीक है ना? मेरी बेटी अचानक कैसे बेहोश हो गई? मिठाई खिलाइए, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। आंखों में जैसे दोनों के चमक आ गई। क्या? हमारी रिया माँ बनने वाली है? खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं थे। अरे, वाणी भी यहीं होती तो अच्छा होता। ये सुनकर रिया की माँ की हंसी अचानक मायूस हो गई। वाणी बड़ी है और कहीं उसके मन में कुछ बात आ गई तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी दोनों बेटियां समझदार हैं। अब मैं ये खुशी मनाऊंगी और अपनी रिया को यहीं भर भर कर आशीर्वाद दूंगी। इससे पहले सुलेखा जी को ये खुशखबरी तो दे दूं। सरला ने सुलेखा जी को फ़ोन किया। राधे राधे, कैसी हैं आप? सब ठीक है? आप कैसी हैं सुलेखा जी? मैं ठीक हूँ। आपको खुशखबरी देनी थी। आप दादी बनने वाली हैं। क्या? मैं दादी बनने वाली हूँ? आपको भी बधाई। रिया कहाँ है? आज तो खाटू महाराज की कृपा से मेरे घर में रोशनी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। रिया से बात कराना। अभी वो अस्पताल में है, अभी आराम कर रही है। थोड़ी देर में आपकी बात कराऊंगी। वाणी से बात करा दीजिए। अरे वाणी, इधर आ। वाणी ने पूछा। क्या हुआ मम्मी जी? अरे तू ताई बनने वाली है। हमारे घर में बाल गोपाल आने वाले हैं। ये सुनकर वाणी के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दी। सुलेखा समझ गई। सरला जी, मैं बाद में बात करती हूँ। वाणी का इस तरह नज़रअंदाज करना सरला को सब कुछ कह गया। वैसे भी एक माँ को जज्बात समझने के लिए ज़रूरी नहीं कि बच्चा सामने हो। वाणी को मैं बाद में समझा दूंगी, पर अभी समय है रिया को खुश रखूं। अरे रिया, बहुत बहुत बधाई तुम्हें, बहुत सारा आशीर्वाद मुझे इस खुशी को महसूस कराने के लिए। क्या हुआ माँ? मैं अस्पताल में क्यों हूँ? अरे मेरी गुड़िया, अब तो बड़ी हो जा। अब किसी और को भी संभालना है। मतलब मैं नानी बनने वाली हूँ और तुम माँ। क्या? एक हल्की सी मुस्कुराहट रिया के चेहरे पर उतर आई। आज तो सुलेखा जी के पांव जमीन पर नहीं है। इतनी बड़ी खुशखबरी मिली उन्हें। और दीदी? रिया ने अनचाहा सवाल किया। अरे वाणी तो खुशी से उछल रही थी, कह रही थी कि काश वो यहाँ तेरे पास होती। सच माँ? दीदी ने ऐसा बोला? हाँ तो मैं झूठ थोड़ी ही बोलूँगी। थोड़े समय बाद रिया को डिस्चार्ज कर दिया। राहुल भी घर के लिए निकल गया था। दादी ने नज़र उतारी। घर पर जैसे खुशी जगमगा रही थी। बस कमी थी वाणी की, जिसे हर कोई महसूस कर रहा था। थोड़े समय बाद राहुल भी आ गए। सुलेखा ने भर भर के आशीर्वाद के साथ मिठाइयाँ और तोहफे भेजे थे, पर सख्त हिदायत थी कि थोड़े दिन उसे मायके में ही रहने दे। सब बहुत खुश थे। थोड़े समय बाद रिया अपने ससुराल आ गई, पर इस बीच एक बार भी वाणी का फ़ोन उसे नहीं आया। उसका मन घबरा रहा था। सच तो यही था कि वो अभी नहीं चाहती थी कि उसे बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़े, पर किसी का जन्म मरण तो रोके नहीं रुकता। शायद यही होना लिखा था। उधर रिया जब ससुराल पहुंची तो न केवल वहां उसका नया सवेरा था, बल्कि नई खुशियां उसका इंतज़ार कर रही थीं। पर मन अभी भी अपनी बहन को ढूंढ रहा था, जो कहीं ससुराल के रिश्तों में खो गई थी। उसकी नादानियाँ इतनी बड़ी न थीं। जब तक माँ थी तो सब कुछ संभल गया। जहाँ माँ का आंचल उड़ा, वहीं बाहर की हवा ने रिश्तों का आशियाना बर्बाद कर दिया। हाथ में आरती का थाल लिए आज बड़ी बहन नहीं, एक जेठानी अपनी देवरानी का स्वागत कर रही थी, जिसके होठों पर वो मुस्कुराहट थी जो आज दिल दुखा रही थी। सुलेखा जी के तो पांव जमीन पर नहीं थे। सारा घर फूलों की महक से महक रहा था। सब अपनी अपनी खुशी का अपने अपने तरीके से जता रहे थे। देखो वाणी, अब तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसका ख्याल रखना, वक्त पर खाना पीना सब तुम्हें ही देखना है। अब कोई लापरवाही की जगह नहीं है। ऐसा लग रहा था कि अभी तक जो भी खामियां सुलेखा जी को रिया में नजर आ रही थीं, वो एक पल में गायब हो गई थीं। बस
आज ये सच था कि घर की खुशी की वजह रिया थी। ये तो महसूस सभी को हो रहा था कि दोनों बहनों में मनमुटाव है या फिर एक लिहाज का पर्दा बना हुआ था। रिया अपने कमरे में थी। थोड़ी देर में वाणी वहां पहुंची। ये लो दूध का ग्लास, पी लो। तभी रिया ने वाणी का हाथ पकड़ा। दीदी, रुक जाओ। ऐसा भी क्या हो गया कि आप मुझसे बात तक नहीं करती? तुम खुद से पूछो रिया। मुझे हिदायत देती थी दीदी अभी मुझे बच्चे नहीं पालने, मैं तो अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहती हूँ। तेरी बातों पर अमल करके मैं भी ज़िंदगी के मज़े लेने चली थी, पर तू तो छुपी रुस्तम निकली, चौके पर छक्का मार गई। सच कहती थी माँ जी, किसी को इतना भी अपना हक मत लेने दो कि उसे आदत हो जाए तुम्हारा हक छीनने की। माँ जी कहती थी तू बड़ी बहू है, तेरा हक है कि पहले तू खुशखबरी दे। काश मैंने तेरी बात पर अमल नहीं किया होता। दीदी, मेरी बात तो सुनो, ऐसा नहीं था। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही वाणी हाथ छुड़ाकर चली गई। वक्त बीत रहा था। हर खुशी घर वाले रिया की कदमों में बिछाए थे, फिर भी वो अपनी बहन को सामने होते हुए ढूंढ रही थी, पर वो चाह कर भी नहीं ढूंढ पा रही थी। न जाने क्यों सुलेखा जी को सब खबर थी। वो चाहती तो सब कुछ एक पल में ठीक कर देती, पर यहाँ उनका अहम एक सास का रूप ले रहा था, जबकि दोनों को यहाँ एक माँ की ज़रूरत थी। लगभग 7 महीने बीत चुके थे। वाणी ने राघव को डॉक्टर के पास चलने को कहा। राघव भी चाहता था कि ये खुशी वो भी महसूस करे, आखिर अपना बच्चा अपना होता है। वाणी ने ये बात सुलेखा को भी बताई। उसे भी पता था कि वाणी किस परिस्थिति से गुजर रही है। ठीक है, अब दिखा ही लो तुम डॉक्टर को तो अच्छा है। मैं तो पहले ही कहती थी कि इन मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। अब देखो, रिया तुमसे छोटी है, पर इस मामले में बिल्कुल देर नहीं की। यहाँ उसने समझदारी दिखाई, भले उसे घर गृहस्थी चलानी नहीं आती। ये सुनने का मन अभी वाणी का नहीं था, पर कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई समस्या नहीं है, पर तुम मानसिक तनाव में हो शायद। कभी कभी ये भी बड़ा कारण हो सकता है कि तुम कंसीव नहीं कर पा रही। खुशनुमा मन जितना रहेगा उतना ही आसान होगा तुम्हें कंसीव करना। राघव ने भी पूछा, आखिर तुम्हें किस बात की टेंशन है वाणी? घर पर सब ठीक है, माँ भी तुम्हें कितना समझती हैं, और रिया तो तुम्हारी बहन है, उससे ज़्यादा नज़दीक कौन हो सकता है? वही तो वजह है मेरे टेंशन की राघव। काश कि हम दोनों बहनों की शादी एक घर में ना हुई होती, तो ये रिश्ता आज ऐसा तो ना होता। रिया ने मुझे कभी समझा ही नहीं। मैं अब उसके साथ एक घर में नहीं रहना चाहती। ये तुम क्या कह रही हो? रिया तुम्हारी बहन है, तुम उससे अलग होने की कैसे सोच सकती हो? राघव, मैं अलग होने की नहीं सोच रही। बस कुछ समय के लिए डॉक्टर ने कहा है कि मुझे खुश रहना है, पर अगर वो मेरे साथ रहेगी, मेरे सामने रहेगी, तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। वाणी की जिद के आगे पूरा परिवार बिखर गया। पर सच क्या था? गलती किसकी थी? क्या गलती सुलेखा जी की थी कि उन्होंने दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न किया, जिसका ये नतीजा था? या गलती रिया की थी, जिसने अपनी बात का मान नहीं रखा? या गलती सरला की थी कि दोनों बहनों को एक घर में न ब्याहती? पर परिवार तो बिखर ही गया था। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ। मैं अलग नहीं हो रही, बस कुछ समय के लिए उदयपुर वाले घर में शिफ्ट होना चाहती हूँ, ताकि खुशनुमा माहौल होगा तो मैं भी इस घर के वंश को आगे बढ़ा सकूँ। दीदी, मुझे छोड़कर मत जाओ। ऐसी भी क्या नाराज़गी कि आप मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती? देख रिया, मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते में और खटास आए। हो सकता है दूर रहें तो एक दूसरे की कद्र करें। तू अपना ख्याल रखना। दीदी, मैं आपकी बहन हूँ, क्या आप बड़ी होकर मुझे माफ़ नहीं कर सकती? क्या मेरा बच्चा आपका बच्चा नहीं होगा? अब ये मत कर रिया, खुद का बच्चा होता है। कल को जब तेरे बच्चे का नाम जुड़ेगा तो तुझसे और राहुल से ही जुड़ेगा। हम तो ताऊ ताई ही रहेंगे। पर क्या तू नहीं चाहती कि मेरी अपनी कोई संतान हो? दीदी, भला मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूँगी? मैं तो बहुत खुश रहूँगी जब आपकी कोई खबर मिलेगी। पर रिया, जब तक हम साथ रहेंगे मैं मानसिक तनाव से गुजरती रहूँगी।
इससे अच्छा है कि तू मुझे जाने दे। उस वक्त सरला और उनके पति भी वहीं थे, पर उनकी सलाह भी एक बेटी के आगे फीकी पड़ गई और वाणी राघव के साथ उदयपुर चली गई। सर पर हाथ रखे सुलेखा जी रो रही थीं। क्या इस दिन के लिए मैंने अपने बच्चों की शादी की थी कि इस घर के टुकड़े हो जाएं? माफ़ कीजिएगा सुलेखा जी, पर गलती आपकी है। अगर आप चाहती तो ऐसा कभी नहीं होता। आप चाहती तो दो बहनें मिलजुल कर एक साथ एक दूसरे के लिए खड़ी होती, पर आपने उन दोनों के बीच जेठानी और देवरानी का रिश्ता कायम कर ही दिया। जन्म से शादी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी बेटियों के बीच झगड़े नहीं हुए, पर कड़वाहट कभी नहीं घुली दोनों के रिश्ते में। पर आज ये कड़वाहट कैसे घुल गई? क्या हो जाता अगर आप उन्हें माँ बनकर हिदायत देती, पर आपने सास बनकर उन्हें एक दूसरे को हीन भावना से देखना सिखाया। ये कहकर सरला वहां से चली गई। वाणी उदयपुर में बस गई, पर वहां भी वो जिस सुकून को ढूंढ रही थी उसे नहीं पा पाई, क्योंकि वो रिया से नहीं खुद से भाग रही थी। उसे लगता था कि रिया उसकी परेशानी की वजह है, पर रिया नहीं, वो खुद जेठानी के रूप में ढलने लगी थी, वरना बहन की बातों का भला इतना बुरा कभी न लगता। दिन बीत रहे थे। उधर रिया के डिलीवरी का समय नज़दीक था। सुलेखा जी अकेले सब संभालने में असमर्थ थीं। इधर वाणी रात दिन सुकून की तलाश कर रही थी, और राघव के दिन भर काम पर चले जाने के बाद पूरा दिन काटना मुश्किल होता। रह रह कर उसे रिया की अटखेलियां याद आती। वो गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी जितना वाणी ने उस बात को बड़ा बना दिया था। रह रह कर पछतावा हो रहा था। तभी सुलेखा को खबर मिली कि उसकी बड़ी बहन का बेटा उससे अलग हो गया। जो बीज वो सुलेखा के मन में बो कर गई थी, वही बीज उसने अपने घर में भी बोया था, जिसके फल अब मिलने लगे थे। ये सुनकर सुलेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ। रिया को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया गया। ये खबर वाणी तक भी पहुंची। तू इतनी बुरी हो सकती है अपनी बहन के लिए? आज उसे सबसे ज्यादा जरूरत है तेरी। एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, उसकी क्या गलती है? नहीं वाणी, तेरा अहम इतना बड़ा नहीं हो सकता। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती अपनी गलती सुधारने का। आज तुझे मिला है तो इसे जाने न दे। उधर अस्पताल में सब लोग जमा थे। किसी भी वक्त खुशखबरी आ सकती थी। सभी ने देखा वाणी और राघव भी आ चुके थे, जिसने अपनी सास और माँ से माफ़ी मांगकर अपनी गलती का पछतावा किया। थोड़ी देर में खबर मिली कि लड़का हुआ है। ये सुनकर तो पांव जमीन पर ही नहीं थे सबके। 4 दिन बाद रिया को डिस्चार्ज मिल गया था। वो बच्चे को लेकर घर आई। आज घर पर उसका स्वागत उसकी जेठानी ने नहीं, उसकी बड़ी बहन ने किया। गला भराया माफ़ी मांगने के लिए। बस गिले शिकवे नीर में बह गए। कुछ महीनों बाद वाणी को भी खुशखबरी मिली। ये पूरा परिवार एक हो चुका था और सास भी माँ बन चुकी थी। जहाँ अब देवरानी जेठानी नहीं, 2 बहनें रहती थीं।